हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके जर्नी। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्निटी के बारे में और मॉडर्निटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, जो है मसाला चाय। मसाला चाय मतलब आपका स्पाइसेस टी। ये जो मसाला चाय है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है मॉडर्निटी के। उससे पहले हम थोड़ा देखेंगे कि एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में मैंने क्या बताया था, की फीचर्स, डार्क एजेस, रेनेसा और काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया था। ये सब मैंने आपको बताया था। तो रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन मसाला चाय पढ़ने से पहले। तो हमने देखा था कि 5th सेंचुरी में रोमन रूल था। बिफोर 5th सेंचुरी, इट इज फ्रॉम 227 BCE टू 476 CE। इसके बाद आपका 5th से 15th सेंचुरी डार्क एजेस का पीरियड था। 15th टू 17th सेंचुरी रेनेसा आया था। रेनेसा के बारे में मैंने डिटेल में बताया था आपको। जब ये रेनेसा आता है तो यहाँ पर फोकस हमने देखा था आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फिलॉसफी, इन सब पे हमारा फोकस था। इसको काउंटर करने के लिए काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी आता है। इसके बारे में भी हमने देखा था। हमने देखा था यहाँ पे कमर्शियल रेवोल्यूशन आया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया। हमने वेरियस एजेंट्स देखे थे रेनेसा के, जिसमें हमने स्कॉलर्स के बारे में देखा था, फिलोसफर्स के बारे में देखा था, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, पेंटर्स, इन लोगों ने कैसे एक्ट किया एज अ एजेंट ऑफ चेंज रेनेसा का पीरियड में, हमने वो देखा था। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो मॉडर्निटी क्या होती है? मॉडर्निटी ये जो रेनेसा के टाइम पे हो रहा है और जो ये एनलाइटनमेंट के टाइम पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे सोशल एस्पेक्ट्स में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में, आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स में, इकोनॉमिकली, सोशली, टेक्नोलॉजिकली जितने भी हमारे चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस की वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो रीशेप हो रही है। ये जो चेंजेस आ रहे हैं इनलाइटनमेंट रेनेसा की वजह से, इन सारे एस्पेक्ट्स में, इससे हमारी सोसाइटी जो है एक तरीके से रीशेप हो रही है। यही सारे चेंजेस को हम मॉडर्निटी कहते हैं। जब हम चेंजेस के बारे में देखेंगे, ये मसाला चाय जो मैंने आपको बताया, मसाला चाय को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ये स्पाइसेस टी, ये एक निमोनिक है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सोशल मॉडर्निटी कैसे, साइंटिफिक मॉडर्निटी कैसे आती है, सोशल मॉडर्निटी कैसे आ रही है, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी कैसे आ रही है, पॉलिटिकल मॉडर्निटी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल मॉडर्निटी क्या होती है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये इन सारी चीजों का, हमारे रेनेसा का, कमर्शियल रेवोल्यूशन का, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी ये डेली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को। इसकी वजह से हमारी मॉडर्निटी आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द साइंटिफिक मॉडर्निटी। तो साइंटिफिक मॉडर्निटी क्या होती है? अगर हम पहले के टाइम पर देखें, तो पहले के टाइम पे हमने देखा था कि कैथोलिक चर्च का बहुत ज्यादा रोल था, बहुत ज्यादा इमेंस पावर थी, बहुत ज्यादा डोमिनेंस था एक तरीके से। ये इमेंस पावर थी इनके पास, सुप्रीम था, और हर चीज को देखने के लिए एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू था। हर चीज को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते थे। ठीक है, इवन ये कहते थे कि दे आर इंटरमीडियरीज, ये इंटरमीडियरीज है बिटवीन गॉड एंड पीपल। ठीक है, लेटर ऑफ इंडल्जेंस, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसके बाद देख लेना, यहाँ पर भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन वो जरूर देखना। ठीक है, तो पहले सारा रिलीजियस व्यू से देखा जाता था। ठीक है, नेचुरल और सोशल फिनोमिना को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था, उसकी ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन होती थी। ठीक है, भगवान, गॉड, सिंस, हेवन, हेल, इन सब की, इन सब के बारे में बातें होती थी। फिर हमने देखा कि रेनेसा आया। जब रेनेसा आए जब रेनेसा आया तो जो हमारी ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन थी, इट वाज रिप्लेस्ड बाय द रैशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग। हमने साइंटिस्ट के बारे में देखा था कि साइंटिस्ट एक्टेड एज अ एजेंट ऑफ चेंज। जहां पर पहले क्रिश्चियनिटी कहती थी कि जो हमारा यूनिवर्स है वो जियोसेंट्रिक है, एक जियोसेंट्रिक व्यू था यूनिवर्स का। वहीं पे रेनेसा के टाइम पे हमारे साइंटिस्ट आते हैं, कॉपरनिकस, वो इसको, इसके अगेंस्ट बोलते हैं, इसको चैलेंज कहते हैं और इवन प्रूव भी करते हैं कि हीलियोसेंट्रिक
व्यू है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी देते हैं वो, कि सन बीच में है और बाकी सब उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, गैलीलियो आते हैं, ही ऑल्सो सपोर्टेड दिस हीलियोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू। लॉ ऑफ इनर्शिया देते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देते हैं। तो इनसे क्या होता है कि एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है हम समझते हैं साइंटिफिकली। और पहले क्या होता था कि पहले के टाइम पे साइंटिफिक मॉडर्निटी आने से पहले हम सब चीजों को ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन दिया जाता था। ठीक है, तो जब साइंटिफिक मॉडर्निटी आई, साइंटिफिक मॉडर्निटी ने फोकस किया एम्पिरिसिज्म में, साइंटिफिक मेथड में, फोकसेस ऑन साइंटिफिक मेथड। ठीक है, क्वेश्चन किया नेचुरल और सोशल फिनोमेना को। जहां पहले ये फिनोमिनास हमको किस तरीके से बताए जाते थे, ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन दिया जाता था इनका। साइंटिफिक मॉडर्निटी आने से अब इनका दे वर रिप्लेस्ड बाय रैशनल एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। रैशनल एक्सप्लेनेशन। अब ऑब्जेक्टिविटी आई ओवर सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी वाज गिवन प्रेफरेंस ओवर सब्जेक्टिविटी। तो ये सारी चीजें हो रही है, एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है साइंटिफिक मॉडर्निटी में। देन कम्स पॉलिटिकल मॉडर्निटी। ये आपको याद रखना है, स्पाइसेस टी, मसाला चाय, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो वी हैव डन साइंटिफिक मॉडर्निटी। साइंटिफिक मॉडर्निटी में मैंने आपको बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बताया था पिछली वाली वीडियो में, डिटेल में पूरा अच्छे से बताया था। उन थिंकर्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, फिर आता है हमारा पॉलिटिकल मॉडर्निटी। अगर हम पॉलिटी देखें, 16 सेंचुरी से पहले पॉलिटी किस तरीके से थी, फ्यूडलिज्म था। हमने देखा था कि रोमन रूल जो था, जब रोमन रूल डिसइंटीग्रेट होता है तो देयर वाज नो सेंट्रल पावर। कोई सेंट्रल पावर नहीं थी, कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर नहीं थी रूल करने के लिए। तो एक वैक्यूम सा बन जाता है, उस वैक्यूम को फिल करते हैं चर्च, और चर्च के पास इमेंस पावर हो जाती है। ठीक है, अब कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है गवर्न करने के लिए, तो फ्यूडलिज्म डेवलप होता है। इस फ्यूडलिज्म से एक स्ट्रॉन्ग हायरार्की बनती है सोसाइटी में। हमने ये हायरार्की भी देखी थी कि किंग्स, नोबल्स, नाइट्स, पीजेंट्स, ये हमने डिटेल में देखा था। ये जो हायरार्की बनती है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी आती है सोसाइटी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। फ्यूडलिज्म हमने देखा था कि बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था। कैथोलिक चर्च का हमने रोल देखा था कि पॉलिटिकली अगर हम देखें, ये बहुत इमेंस पावर थी। इवन ये इन्फ्लुएंस करते थे, आपके किंग्स को भी इन्फ्लुएंस करते थे, नोबल्स को भी इन्फ्लुएंस करते थे, और मीडिएटर की तरह काम करते थे बिटवीन टू वॉरिंग फैक्शन। तो पॉलिटिकली इनका ये रोल रहता था। कल्चरली भी हम देखेंगे, रिलीजियस भी हमने देखा इनका रोल, पॉलिटिकली भी इनका रोल था। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे ये नोबल्स को, किंग्स को। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जिस तरीके से फ्यूडलिज्म डेवलप हुआ, कोई स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है। ठीक है, कोई भी, अब हमने देखा था कि इन्वेजन होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, वॉर होने लगे। कुछ वॉर के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्रूसेड्स वॉर हुए। ठीक है, 100 years वॉर्स। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी नहीं है कंट्रोल करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है, फ्यूडलिज्म डेवलप हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बन रही है, वॉर्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे जो फ्यूडलिज्म था वो मोनार्की सिस्टम से रिप्लेस हुआ। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म वीकन हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स हुए, तो एक नीड हुई कि एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए ये सारी प्रॉब्लम को। तो उससे क्या हुआ, अब मोनार्की डेवलप होगी और फ्यूडलिज्म वीकन होगा। ठीक है, नेशन स्टेट्स राइज होंगे, सेंट्रलाइज स्टेट्स लाइक फ्रांस है, स्पेन है, इंग्लैंड है, ये एमर्ज होंगे। टेरिटोरियल कंसोलिडेशन होगा। तो पहले क्या था पॉलिटी में कि कोई स्ट्रॉन्ग पावर नहीं था, फ्यूडलिज्म डेवलप हुआ। फ्यूडलिज्म डेवलप हुआ,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग हायरार्की हुई, इनइक्वालिटी आया, एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया जो कैथोलिक चर्च ने फुल किया। फिर धीरे-धीरे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स हो रही है और देयर वाज़ अ नीड फेल्ट कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रूलर होना चाहिए जो ये सारी चीज़ों को देखे। तो फ्यूडलिज्म वीकन होता गया और मोनार्की आई। जब मोनार्की आई तो नेशन स्टेट का राइज हुआ। जो सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स हैं जैसे फ्रांस है, स्पेन है, इंग्लैंड है, ये इमर्ज हुए। टेरिटोरियल कंसोलिडेशन हुआ। इवन पॉलिटिकल मैरिजेस भी होने लगी। ये सारी चीजें हुई। तो पॉलिटिकल मॉडर्निटी अगर हम देखें, ये बिफोर 16th सेंचुरी के टाइम है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल मॉडर्निटी देखें तो ये ग्रेटली जो इन्फ्लुएंस हुआ है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन का अगर हम देखें 1789 से 1799 तक इसका इम्पैक्ट रहा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आता है तो इट प्रोपोगेटेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इन आइडियाज पे फोकस था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। यूनिवर्सल लॉस पे फोकस था। It propagated for universal laws. It propagated for separation of powers. यहाँ पर जो divinely ordained monarchy है उसको ओवरथ्रो किया गया। Overthrown of the so-called divinely ordained monarchy। तो जो हमारी पॉलिटिकल मॉडर्निटी है कि सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, लिबर्टी की बात हुई, इक्वालिटी की बात हुई, फ्रैटर्निटी की बात हुई, फ्रीडम की बात हुई, राइट्स की बात हुई, ये ज्यादातर फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। अब ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम भी आ रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिस तरीके से सोसाइटी शिफ्ट हो रही है मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, जब हम एक सिस्टम से आज भी अगर हमें एक चीज की आदत है और हम दूसरी कोई आदत डेवलप करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। तो उसी तरीके से उस टाइम पे भी हो रहा था, उसको अडेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे सोसाइटी शिफ्ट हुई मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर की तरफ तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सी फेल्ट हुई। ठीक है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से आई, कंफ्यूजन था कि कैसे अडेप्ट करे इस स्ट्रक्चर में। एक कयोस की सिचुएशन आ गई, अनार्की की सिचुएशन आ गई। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि कैसे अडेप्ट करे। एकदम अभी मोनार्कियल सिस्टम से एकदम लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात होने लगी। तो ये इसको अडेप्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसकी वजह से एक नए डिसिप्लिन का इमरजेंस का रिक्वायरमेंट हुआ कि कौन इन सारे चेंजेस को पढ़ेगा और किस तरीके से सोसाइटी फंक्शन करेगी, किस तरीके से मेंटेन करेगी। तब जाकर हमारा जो सोशियोलॉजी है एज अ डिसिप्लिन इसका इमरजेंस होता है। तो ये पॉलिटिकल मॉडर्निटी थी। अगर हम पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में बात करें तो थॉमस हॉब्स, इनके बारे में मैंने आपको रेनेसां में साइंटिस्ट जब पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको बताया था। सॉरी, फिलोसफर्स में मैंने आपको थॉमस हॉब्स के बारे में बताया था। इनकी एक बुक है लेवियाथन। इसमें ये ह्यूमन नेचर के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन नेचर, ही टॉक्स अबाउट ह्यूमन नेचर इन सोसाइटी। ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन का नेचर है, ह्यूमन बहुत ज्यादा सेल्फिश है और ह्यूमन जो है दे आर वेरी सेल्फिश, ग्रीडी एंड दे आर ड्रिवन बाय द सेल्फ इंटरेस्ट। तो ऐसे इंसानों को रूल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत है। जब एक स्ट्रॉन्ग, ही एडवोकेटेड फॉर स्ट्रॉन्ग अनडिवाइडेड अथॉरिटी, अनडिवाइडेड गवर्नमेंट इन हिज बुक लेवियाथन। तो जब ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी तो उससे क्या होगा कि पीस, स्टेबिलिटी, ऑर्डर, ये सारी सिक्योरिटी, ये सब मेंटेन रहेगा। सोसाइटल कोलैप्स नहीं होगा। तो ये इस बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकली एक तरीके से पॉलिटिकल मॉडर्निटी को भी ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने व्यूज देकर। ठीक है, तो ये इस बारे में बात करते हैं। तो जॉन लॉक के बारे में अगर हम बात करें सो ही एडवोकेटेड फॉर नेचुरल राइट्स। ये राइट्स की बात करते हैं, ही एडवोकेटेड फॉर नेचुरल राइट्स। ये बात करते हैं लाइफ के बारे में, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ही एडवोकेटेड फॉर नेचुरल राइट। ठीक है, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्न के कंसेंट से बननी चाहिए और अगर वो लोगों के राइट्स के हिसाब से नहीं चल रही है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है तो ऐसी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देना चाहिए। तो हिज आइडिया इन्फ्लुएंस द मॉडर्न डेमोक्रेसी।
राइट। फिर हम आते हैं वोल्टेयर के बारे में। वोल्टेयर एडवोकेटेड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। He talks about religious tolerance. He talks about separation of church and state. तो ये सारी चीजें, जितने भी ये थिंकर्स हैं, ये पॉलिटिकल मॉडर्निटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने व्यूज से, अपनी राइटिंग से। ठीक है। ही क्रिटिसाइज अथॉरिटेरियनिज्म एंड ऑपरेशन बाय चर्च एंड मोनार्क। तो इन लोगों के व्यू हम देखेंगे कि गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी, इन लोगों के व्यूज और लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो एक रिवोल्यूशन आ रहा है, एक एनलाइटनमेंट आ रहा है, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि चीजें रिलीजियस ही नहीं होती, और भी चीजें होती हैं। ठीक है। तो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बेसिक नेचुरल राइट्स की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें, पीस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। फिर हमने रूसियों के बारे में, सोशल इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में हमने देखा था। मैं एक बार और यहाँ पे बता देती हूँ। तो रूसियो भी कहते हैं, ये कहते हैं कि जब नेचुरल स्टेट में ह्यूमन था ना, ह्यूमन नेचुरल स्टेट में फ्री था, उसके पास फ्रीडम थी, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड और आइसोलेटेड फॉर्म में था। वहां पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, इनके बीच में कोई भी कॉपरेशन नहीं था। तो लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक एग्रीमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट बनाते हैं। पीपल अग्री टू फॉलो कलेक्टिव रूल्स एंड लॉ। ठीक है। दे अग्रीड टू बी गवर्न बाय द जनरल विल। दे अग्रीड टू बी गवर्न बाय जनरल विल टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट। एक सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए दे अग्रीड टू बी गवर्न बाय जनरल विल। और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होगी जो अपने लोगों का ध्यान रखेगी। और अगर वो उनके राइट्स का ध्यान नहीं रख रही है, पीपल के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रख रही है, तो उसको ओवरथ्रो कर दीजिए। ठीक है। ऐसी आपकी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जो लोगों की राइट्स का ध्यान रखती है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो आपके रूलर है वो गवर्न कर रहे हैं, या गवर्नमेंट आपको गवर्न कर रही है, बिकॉज वी हैव गिवन देम राइट। हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हमने एग्रीमेंट बनाया, हमने अपनी थोड़ी फ्रीडम को छोड़ा, ताकि आप हमें गवर्न कर सके, ना कि आपके पास डिवाइनली राइट्स है हमें गवर्न करने का। आप रूल कर रहे हो क्योंकि हमने एक एग्रीमेंट बनाया है। ठीक है। ये चीज हो गई, ये रूसो के बारे में। देन मोंटेस्क्यू, ही इज वेरी फेमस फॉर हिज आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये कहते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, ये जो तीन ब्रांचेस हैं, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, जिससे कि एक ब्रांच ज्यादा पावरफुल ना बने। तो जब सेपरेशन ऑफ पावर रहेगी, तो इट प्रिवेंट्स any one branch from becoming too powerful. So he is famous for separation of power. Then Machiavelli. Machiavelli अपनी एक बुक है द प्रिंस, अपनी राइटिंग्स में ये एथिक्स और पॉलिटी को अलग करते हैं। ठीक है। ये कहते हैं कि मोरालिटी या एथिक्स बहुत अलग है पॉलिटी से। तो ही चैलेंज द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मोरालिटी इन पॉलिटिक्स। तो वो कहते हैं कि मोरालिटी और पॉलिटी को बिल्कुल आप अलग रखो। ह्यूमन नेचर बहुत सेल्फिश है, बहुत ग्रीडी है, बहुत कनिंग होता है। ह्यूमन नेचर पर्सनल इंटरेस्ट से ड्रिवन होता है। इसलिए जो जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फिश है, ग्रीडी है, कनिंग है। ठीक है। ड्रिवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट, इस तरीके का ह्यूमन नेचर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में एथिक्स की बात मत करो, एथिक्स और पॉलिटी को डिफरेंट रखो, अलग रखो। तो ऐसे ह्यूमन नेचर को रूल करने के लिए जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो रूलर होना चाहिए, वो भी कनिंग होना चाहिए, उसको डिसीट करना आना चाहिए।
टू अचीव एंड मेंटेन सोसाइटी। तभी सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहेगी, ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो एथिक्स को पॉलिटी में ना लाओ। बिल्कुल उन्होंने ये जो ट्रेडिशनल नोशन था कि मोरालिटी इन पॉलिटिक्स, उसको अलग किया। उन्होंने बोला एथिक्स अपनी जगह है, पॉलिटी अपनी जगह है। ह्यूमन नेचर जो है बहुत सेल्फिश है, बहुत ग्रीडी है, इसलिए जो रूलर है वो भी कनिंग होना चाहिए, उसको डिसेप्टिव मेथड आने चाहिए। ठीक है, ये चीज होगा तभी एक सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी, एक ऑर्डर मेंटेन होगा। देन कम्स आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी। आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी आती है आपकी एनलाइटनमेंट से। एनलाइटनमेंट में क्या होता है कि चेंज है, चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल थिंकिंग टू रैशनल थिंकिंग। इससे आपकी आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी आती है। आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी में क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटीज हैं, जैसे आपका चर्च, आपका स्टेट, इनको क्वेश्चन किया गया। ठीक है, अब हम साइंटिफिक अप्रोच से सोसाइटी और नेचर को पढ़ेंगे। रादर नॉट रादर देन कि जो भी आपका चर्च ने कहा कि जो आपका अर्थ है, अगर वो जो आपका यूनिवर्स है वो जियो सेंट्रिक है, तो ये नहीं मानेंगे। साइंटिफिक अप्रोच से देखेंगे, प्रूव करो। उनके पास कोई प्रूव करने के लिए कोई चीज तो थी नहीं। तो अब क्या होने लगा कि सारी चीजें साइंटिफिक तरीके से पढ़ी गई, है ना। तब कॉपरनिकस ने जब फाइंड आउट किया कि ये जो अर्थ है हमारा, सॉरी जो यूनिवर्स है, ये जियोसेंट्रिक नहीं है, ये क्या है, हीलियोसेंट्रिक है। तो एक साइंटिफिक अप्रोच आई। तो इट emphasized on rationality, it emphasized on reasoning, it emphasized on faith in human progress पे फेथ रखो, और साइंस को एज अ टूल यूज करो फॉर इम्प्रूविंग द ह्यूमन कंडीशन। तो जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये इनसे आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी से इंस्पायर होके आया है। जब ये आइडियाज जो है, ये फेथ इन ह्यूमन प्रोग्रेस या क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, साइंटिफिक अप्रोच टू सोसाइटी एंड नेचर, रैशनैलिटी, रीजनिंग, ये जब आइडियाज स्प्रेड हुए मासेस पे, तो इट कंट्रीब्यूटेड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पे आप अगस्त कॉम के बारे में डाल सकते हैं, सेंट साइमन के बारे में डाल सकते हैं, इन सारे राइटर्स के बारे में उसमें डाल सकते हैं आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी में। फिर आती है हमारी कल्चरल मॉडर्निटी। कल्चरल मॉडर्निटी क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर्ट, फिलोसफी, लिटरेचर, हमारी एवरीडे लाइफ, जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है पूरी तरीके से बाय चैलेंजिंग ट्रेडिशनल नॉर्म्स, तब हमारी कल्चरल मॉडर्निटी आती है। कल्चरल मॉडर्निटी में इंडिविजुअलिज्म पे फोकस होगा, पर्सनल फ्रीडम पे फोकस होता है, यहाँ पर क्रिएटिविटी पे फोकस होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन इन आर्ट पे फोकस होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे माइकल एंजेलो ने ही स्कल्प्टेड स्टैच्यू ऑफ डेविड, विंसी मोनालिसा बनाया, मोनालिसा पेंटिंग, लास्ट सपर पेंटिंग। तो इट फोकसेस ऑन क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन इन आर्ट। सोसाइटी का सेक्युलराइजेशन, फोकस ऑन सेक्युलराइजेशन इन सोसाइटी, सॉरी सेक्युलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, मतलब कि अब रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम है। इट जब सेक्युलराइजेशन होता है सोसाइटी में, तो ये पता चलता है कि और भी चीजें हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन है, नॉर्म्स है, लॉज है। रिलीजन के साथ साथ और भी चीजें होती हैं जिनसे ऑर्डर मेंटेन होता है सोसाइटी में। पहले क्या था कि सिर्फ रिलीजन से ही एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, रिलीजन ही सब कुछ देख रहा है। लेकिन सेक्युलराइजेशन ऑफ सोसाइटी से क्या है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे पुलिस है, गवर्नमेंट है, कोर्ट्स है, स्कूल्स हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, लॉज हैं, ये सारी चीजें भी हैं जिनसे ऑर्डर मेंटेन हो सकता है, स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकती है। तो ये शिफ्ट हुआ रिलीजन से, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी लॉज है, उस पे एक फोकस हुआ। तो सेक्युलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, जैसे जैसे यूरोपियन पावर एक्सपैंड हुई,
उन्होंने कॉलोनिज्म की तरफ वो बढ़े, तो उन्होंने देखा कि बहुत वो अलग-अलग जगह जाते हैं, इंडियन कल्चर देखते हैं, अमेरिकन कल्चर देखते हैं, तो दे एनकाउंटर्ड वास्टली डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटी। तो जब अलग-अलग कल्चर और अलग-अलग सोसाइटीज वो देखते हैं, तो एक कंपैरेटिव सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ कि इनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज उनको मिल रही है, जैसे जैसे एक्सपेंशन होता है, एक कॉलोनिज्म की तरफ वो बढ़ते हैं, तो वो कंपैरेटिव सोशियोलॉजी का भी डेवलपमेंट होता है। नाउ दे स्टार्टेड टू कंपेयर डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट कल्चर्स। तो आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी अगर हम देखें, तो आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी इन्फ्लुएंस करती है हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन को। इसके जो आइडियाज है इन्फ्लुएंस करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन को। आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक मॉडर्निटी की, तो इकोनॉमिक मॉडर्निटी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा 1760 से 1840 तक आते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या चेंजेस आए? अर्बनाइजेशन हुआ, शिफ्ट इन फैमिली स्ट्रक्चर्स, मास प्रोडक्शन होने लगा। अब जैसे मास मैकेनाइजेशन हुआ, मास प्रोडक्शन हुआ, तो ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड की तरफ बढ़े। जब हमने देखा था कि जब रोमन रूल था, तो हमारे ट्रेड लिंकेजेस थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, लेकिन जब उसका डिसइंटीग्रेशन होता है तो कोई ट्रेड लिंकेजेस इस तरीके से हमें रोमन एम्पायर के साथ नहीं दिखता। वहां पर उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद जो भी ट्रेड रूट्स थे एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, वो डिस्टरप्ट हो जाते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, मैकेनाइजेशन होता है, मास प्रोडक्शन होता है, हमने रेनेसां में देखा था कि एक्सप्लोर किया जाता है, स्पेन फंडिंग करता है, वास्को ड गामा इंडिया पहुंचते हैं, कोलंबस अमेरिका फाइंड आउट करते हैं, तो ये रास्ते खुलते हैं, रूट्स नए खुलते हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वर्ल्ड ट्रेड भी बढ़ेगा। अब इकोनॉमिक मॉडर्निटी में जो एग्रेरियन सोसाइटी थी, एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ हम शिफ्ट हुए। फ्यूडलिज्म की अपनी प्रॉब्लम थी, वहां पर हमने देखा था कि नोबल्स किस तरीके से पीजेंट को एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ कैपिटलिज्म आएगा, तो ये सारी मॉडर्निटी चीजें ये सब हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम भी हो रही है, हर एक मॉडर्निटी के पीछे एक अलग प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो जब यहाँ पे कैपिटलिज्म आ रहा है, तो एक नई लेवल ऑफ प्रॉब्लम, एक नया लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन दिखते हैं, जो हम कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स में देखेंगे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में देखेंगे, क्लास स्ट्रगल के बारे में देखेंगे, पोवर्टी, डिसीज, एक्सप्लॉइटेशन, ये सारा अर्बन एरिया में हो रहा है। राइज हो रहा है स्लम्स में, राइज इन स्लम एरिया, बहुत ज्यादा पुअर वर्किंग कंडीशन है, क्लास इनइक्वालिटी है। तो ये मॉडर्निटी के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तभी हम आगे जाके देखेंगे कि दो स्कूल्स बनते हैं, एक जो मॉडर्निटी को एज अ प्रोग्रेस देखते हैं, और एक जो इन चेंजेस को बिल्कुल क्रिटिक होते हैं इनके, तो वो काउंटर एनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो पुअर वर्किंग कंडीशन भी हो रही है, क्लास स्ट्रगल हो रहा है, क्लास इनइक्वालिटी हो रही है, पोवर्टी, डिसीज, ये सारी चीजें हो रही है। अब नया तरीके का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पहले फ्यूडलिज्म में भी एक्सप्लॉइटेशन था, जब नोबल्स जो है वो पीजेंट्स का एक्सप्लॉइट करते थे, लेकिन यहाँ पर भी एक अलग तरीके का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स दे डिमांडेड द साइंटिफिक स्टडी टू फाइंड द सॉल्यूशन, कि इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, बट एक साइंटिफिकली इन सबको स्टडी करके निकालो। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक मॉडर्निटी आ गई। अगर इकोनॉमिक मॉडर्निटी में हम थिंकर्स के बारे में देखें, इकोनॉमिक मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा 1760 से 1840 तक चलता है। अगर हम यहाँ पे थिंकर्स के बारे में देखें, तो वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ का, ये मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था पिछले लेक्चर में, वेल्थ ऑफ नेशन में ये क्या कहते हैं कि डिविजन ऑफ लेबर होना चाहिए। अगर डिविजन ऑफ लेबर होगा, इन इज राइटिंग ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वो कहते हैं कि डिविजन ऑफ लेबर होना चाहिए, एक इनविजिबल हैंड का ये कॉन्सेप्ट बताते हैं, और ये कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना चाहिए। अगर डिवीजन ऑफ लेबर होगा, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। इनविजिबल हैंड के कॉन्सेप्ट में ये बताते हैं कि इंडिविजुअल जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, वो अनइंटेंशनली ओवरऑल सोसाइटी के गुड के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि बेकर्स जो ब्रेड बेक करता है, तो वो प्रॉफिट के लिए उसको बेक कर रहा है, लेकिन ओवरऑल वो
पूरी सोसाइटी के लिए फूड भी बना रहा है, तो लोगों को खाना मिल रहा है, एक तरीके का फूड मिल रहा है, उसको भी प्रॉफिट होगा बेच के, लेकिन अनइंटेंशनली फूड तो प्रोवाइड कर रहा है ना वो सोसाइटी को। तो ये फिर ये वो मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात करते हैं, फ्री मार्केट की बात करते हैं। वो कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा तो इनोवेशन प्रमोट होगा। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ है। तो उसके बाद जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम का एक कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म। यहाँ पर ये कहते हैं कि सोसाइटी को ऐसा एक्शन, अगर यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट देखें तो सोसाइटी को, एक इंडिविजुअल को या सोसाइटी को एक ऐसा एक्शन करना चाहिए जिससे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिले और ज्यादा लोगों को मिले। ठीक है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे ज्यादा लोग, ग्रेटेस्ट नंबर, आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे ज्यादा लोगों को खुशी मिले। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। सो ये जो आइडिया है ये इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक मॉडर्निटी को। ये यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट को ये इकोनॉमी में अप्लाई करते हैं। इकोनॉमिकली कैसे अप्लाई करते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये कहते हैं कि आप एक ऐसी पॉलिसी बनाओ या आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जहां पर कॉस्ट बेनिफिट को आप कंपेयर कर सको, उसे क्वांटिफाई कर सको। ये कहते हैं ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, जब आप कॉस्ट बेनिफिट उसका एनालाइज करो तो वो मैक्सिमम लोगों को खुशी दे। ऐसी पॉलिसीज या ऐसे प्रोजेक्ट लाने चाहिए। ये बात करते हैं क्वांटिटेटिव हेडोनिज्म की। क्वांटिटेटिव हेडोनिज्म की। तो जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए वो लोगों को प्लेजर और हैप्पीनेस दे। अब क्वांटिटेटिव हेडोनिज्म और क्वालिटेटिव हेडोनिज्म के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे। तो हेडोनिज्म आपका, अगर ये एक स्केल है तो हेडोनिज्म आपका यहाँ पर आता है, यूटिलिटेरियनिज्म आपका यहाँ बीच पे आता है और अल्ट्रुइज्म यहाँ पर आपका आता है। तो जब हम बात करते हैं हेडोनिज्म की, तो हेडोनिज्म इज फॉर ओनली सेल्फ प्लेजर। जब हम यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वालिटेटिव आएगा और एक क्वांटिटेटिव आएगा। क्वांटिटेटिव हेडोनिज्म की बात करते हैं कि आप ऐसा प्लेजर और हैप्पीनेस लेके आए जिससे मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो, मैक्सिमम लोगों को खुशी मिले। ये बेंथम कहते हैं। और यहाँ पे जो प्लेजर और हैप्पीनेस है वो क्वांटिफाइबल है। और यहाँ पर क्वालिटेटिव की बात करते हैं, ये जेएस मिल बोलते हैं, विल सी। और अल्ट्रुइज्म की अगर हम बात करें तो सर्विस फॉर अदर्स, इवन सेक्रीफाइसिंग योरसेल्फ। तो हेडोनिज्म में सिर्फ सेल्फ प्लेजर की बात हो रही है फर्स्ट। फिर क्वांटिटेटिव ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव में क्या हो रहा है कि प्लेजर और हैप्पीनेस जो क्वांटिफाइबल हो, बेंथम कह रहे हैं। क्वालिटेटिव जेएस मिल कह रहे हैं। और फोर्थ इज अल्ट्रुइज्म, ये एक्सट्रीम फॉर्म होता है, सर्विस फॉर अदर्स इवन सेक्रीफाइसिंग योरसेल्फ। बेंथम ऑल्सो सपोर्टेड द प्रिंसिपल ऑफ लेजे फेरे। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल को अगर फ्रीडम दी जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी में और मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा तो उससे ज्यादा बेटर आउटकम आएगा, ज्यादा इनोवेशन होगी, ज्यादा बेटर आउटकम आएगा सोसाइटी के लिए। अब जेएस मिल, नाउ विल सी व्हाट इज क्वांटिटेटिव हेडोनिज्म एंड व्हाट इज क्वालिटेटिव हेडोनिज्म। जेएस मिल रिफाइन करते हैं बेंथम के आइडियाज को। जेएस मिल रिफाइन द बेंथम्स आइडिया ऑफ क्वांटिटेटिव hedonism. He talks about the qualitative hedonism. जेएस मिल क्या कहते हैं कि जितने भी प्लेजर्स होते हैं वो सारे इक्वल नहीं होते, कुछ इनहेरेंटली सुपीरियर होते हैं क्वालिटी में। तो वो एक कोट बोलते हैं, बहुत फेमस कोट है, इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन अ बिग सेटिस्फाइड। ये हाईलाइट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर फॉर्म ऑफ प्लेजर। ये कहते हैं कि प्लेजर सारे इक्वल नहीं होते। जेएस मिल कहते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को प्लेजर तो मिले लेकिन एक हायर फॉर्म ऑफ ह्यूमन सेटिस्फैक्शन भी मिले। प्लेजर के साथ साथ एक हायर फॉर्म ऑफ
सेटिस्फेक्शन भी मिले। तो पॉलिसीज सिर्फ मटेरियल वेलबींग पे फोकस नहीं करनी चाहिए। पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो एजुकेशन, कल्चरल, पर्सनल ग्रोथ, इन सब के बारे ऐसे जो इन सब की ग्रोथ में हेल्प करे। क्वांटिटेटिव में हम क्या देख रहे थे कि सिर्फ मटेरियल वेलबींग की बात कर रहे थे, बट जेएस मिलके कहते हैं कि पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका एजुकेशनल, कल्चरल, पर्सनल ग्रोथ भी हो। तो ये सारी एक हायर फॉर्म ऑफ प्लेजर है। ये हायर फॉर्म ऑफ प्लेजर इसको वो बताते हैं। बेंथम यही कह रहे हैं। और बेंथम क्या कहते हैं कि सारे प्लेजर इक्वल होते हैं, सिर्फ क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। तो बेंथम कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिससे टोटल अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस और प्लेजर मिले सोसाइटी में। बेंथम का फोकस है ऑन मेजरेबल आउटकम, क्वांटिटेटिव आउटकम, मेजरेबल आउटकम। इनकम पे फोकस है उनका, वेल्थ पे फोकस है, मटेरियल वेलबींग पे फोकस है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट जेएस मिल, इनका फोकस किसमें है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे है। मतलब पॉलिसीज यानी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो। ये एक हायर फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है। तो प्लेजर इनके अकॉर्डिंग इक्वल होते हैं, इनके अकॉर्डिंग प्लेजर इक्वल नहीं होते, कुछ प्लेजर हायर होते हैं, सुपीरियर होते हैं। वो ये इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी आप देख सकते हो। इकोनॉमिक अगर ग्रोथ हम देखें तो ये बेंथम के क्वांटिटेटिव हेडोनिज्म से हम रिलेट कर सकते हैं, और अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो हम जेएस मिल के क्वालिटेटिव हेडोनिज्म से रिलेट कर सकते हैं। और इससे भी ज्यादा सिंपल एग्जांपल, आपको प्लेजर कैसे मिल रहा है? आपको प्लेजर नेटफ्लिक्स देख के मिल रहा है या पढ़ाई करके मिल रहा है? तो जब आपको नेटफ्लिक्स देख के प्लेजर मिल रहा है, ये क्वांटिटेटिव हेडोनिज्म है, बेंथम का हेडोनिज्म। यहाँ पर आपको पढ़ाई करके अगर प्लेजर मिल रहा है, ये आपका क्वालिटेटिव हेडोनिज्म है, जो जीएस मिल एडवोकेट करते हैं। तो ये है हेडोनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, इसके बारे में सारी चीजें ये है। फिर आते हैं आपके सोशल मॉडर्निटी। सोशल मॉडर्निटी क्या होती है? चेंजेस किस किस में हो गए सोशल मॉडर्निटी में? सोशल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस होंगे, सोशल रोल्स में होंगे, रिलेशनशिप्स में चेंजेस होंगे। अब सोशल स्ट्रक्चर जैसे अगर हम देखें फैमिली, जब सोशल मॉडर्निटी आती है तो फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होगा। हम देखेंगे कि नाउ एक्सटेंडेड फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया। पहले एक्सटेंडेड फैमिली वो देयर, नाउ न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है, जिससे न्यूक्लियर फैमिलीज हम देख रहे हैं। दूसरी बात, जेंडर रोल्स इवॉल्व हो रहे हैं। एक तरीके से जेंडर इक्वलिटी हम देखेंगे। वुमेन का पार्टिसिपेशन देखेंगे वर्कफोर्स पे, वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। अब हस्बैंड जो है वो, माइग्रेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, तो जो हस्बैंड है वो सिटीज के लिए की तरफ जा रहे हैं वर्क करने के लिए, और जो वाइफ है वो एग्रीकल्चर की तरफ जा रही हैं। तो ये चीजें हो रही हैं। तो सोशल मॉडर्निटी तो आ रही है, ये सारी चीजें तो हो रही है, लेकिन साथ साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इन चेंजेस की वजह से। क्या हो रहा है कि कम्युनिटी लाइफ में डिक्लाइन हो रहा है। कम्युनिटी लाइफ में डिक्लाइन हो रहा है तो सोशल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, एक सोशल इंस्टेबिलिटी हो रही है, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, सोशल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। अर्बन सोसाइटी में एक वो बॉन्डिंग नहीं है जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में या कम्युनिटी बेस्ड लाइफ में हुआ करती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। अब हम टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी में देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मैकेनाइजेशन हो रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमें फास्टर और चीपर गुड्स मिल रहे हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में देखें
तो स्टीम पावर्ड ट्रेन्स आई हैं, ट्रेड बढ़ रहा है, वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है, सिटीज और कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो रही हैं इन ट्रेड की वजह से, एनर्जी शिफ्ट देखने को मिलता है, कोल एंड स्टीम पावर को यूज कर रहे हैं अब हम प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन में बूस्ट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कम्युनिकेशन में एक रेवोल्यूशन आ रहा है, इन्वेंशन हो रहा है टेलीग्राफ का, तो क्विक और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो रही है, जिससे क्या हो रही है कि मेन क्या था कि इंफॉर्मेशन रैपिडली स्प्रेड हो रही है, तो ये आपका टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी हो गया। तो यहाँ पर हमने सबके बारे में जितने भी हमारे मसाला चाय वाले थे, स्पाइसेस टी, इसके बारे में हमने देखा। तो ये सारी मॉडर्निटी हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि इस मॉडर्निटी जो ये मॉडर्निटी हो रही है, जैसे सोशल मॉडर्निटी में हमने देखा कि मॉडर्निटी तो हो रही है लेकिन साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही है। उसी हमने अर्बनाइजेशन में देखा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक मॉडर्निटी में देखा कि टेक्नोलॉजी हो रही है, माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन उसी तरीके से नई प्रॉब्लम भी आ रही है। अब कैपिटलिज्म आ रहा है, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ सोसाइटी गई, तो एक नया तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हम देख रहे हैं, स्लम्स एरिया डेवलप हो रहा है, पोवर्टी हो रही है, डिसीजेज आ रही हैं। उसी तरीके से सोशल मॉडर्निटी में हम देखते हैं कि एक सोशल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो ये जब मॉडर्निटी आ रही थी तो इसमें दो व्यूज आते हैं, एक होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो उसको प्रेस कर रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस को अच्छा मान रहे हैं, लेकिन एक कुछ होते हैं क्रिटिक जो उस चीज को अच्छा नहीं मान रहे हैं, वो बैक टू पास जाने की बात कर रहे हैं। तो जो इन कुछ रिएक्शंस हम देखेंगे, अगस्त कॉम के बारे में अगर हम देखें, तो ही इज अ पॉजिटिविस्ट, और ये हमेशा यही कहते हैं कि सोसाइटी को साइंटिफिकली पढ़ो, और ये मॉडर्निटी को एज अ प्रोग्रेस देखते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज होगी, मॉडर्निटी को ये एज अ प्रोग्रेसिव देख रहे हैं, प्रोग्रेसिव व्यूज में रख रहे हैं। वो कहते हैं जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज होगी, वैसे वैसे लोग रिलीजियस बिलीफ, ट्रेडिशनल बिलीफ से शिफ्ट होके, मूव होके साइंटिफिक और रैशनल थिंकिंग की ओर जाएंगे। तो इसलिए मॉडर्निटी इज गुड, मॉडर्निटी इज प्रोग्रेसिव, ये अगस्त कॉम कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर अगर हम देखें, हर्बर्ट स्पेंसर ही इज इंस्पायर्ड फ्रॉम डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है, उन्होंने अपनी एक बुक में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, उनकी बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में सरवाइव करके सर्वाइवल के लिए सबसे फिट होता है, वही उसी का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यहाँ पर ये कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के लिए सबसे फिट होता है, उसी का इवोल्यूशन होता है। बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म आर सेलेक्टेड बाय नेचर टू पास देयर ट्रेट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। इसी थ्योरी को हर्बर्ट स्पेंसर सोसाइटी पे अप्लाई करते हैं, इसलिए इनको सोशल डार्विनिस्ट भी कहा जाता है, और ये कॉन्सेप्ट देते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। 19th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट देते हैं, और ये इस थ्योरी को सोसाइटी पे अप्लाई करते हैं। ये कहते हैं जिस तरीके से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता रहता है, और जो ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल में सरवाइव करने के लिए सबसे फिट होता है वो आगे बढ़ता रहता है, उसी तरीके से सोसाइटी में भी इवोल्यूशन होता है, सोसाइटी में भी चेंजेस आते रहते हैं, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब होते हैं, और जो इन चेंजेस को अडेप्ट कर लेगा वही आगे जाके सोसाइटी में सरवाइव करेगा। तो सोसाइटी अपने आप ही अडेप्ट कर लेती है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और जो ये मॉडर्निटी आई है, इससे सोसाइटी और भी ज्यादा स्ट्रोंगर और एडवांस बन जाएगी। तो ये भी मॉडर्निटी को एक प्रोग्रेसिव व्यू के तौर पर देख रहे हैं। देन कम्स टालकोट पार्सन।
टालकोट पार्सन क्या कहते हैं कि मॉडर्निटी ने स्पेशलाइज्ड रोल बना दिए हैं। मॉडर्निटी की वजह से एक स्पेशलाइजेशन आ गया है, स्पेशलाइज्ड रोल बन गए हैं, डिवीजन हो गया है, सबका अलग अलग स्पेसिफिक टास्क हो गया है, जिससे सोसाइटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन गई है। अब ये फंक्शनलिस्ट व्यू करते हैं, ये फंक्शनलिस्ट हैं, इनका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव होता है। तो ये कहते हैं कि मॉडर्निटी की वजह से सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई है क्योंकि सबका एक स्पेशलाइज्ड रोल आ गया है। तो ये क्या कहते हैं कि अगर सोसाइटी का हर एक पार्ट जो है प्रॉपरली फंक्शन करेगा, हर एक पार्ट एक साथ काम करेगा, तो मॉडर्निटी से बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगी। मॉडर्निटी अच्छी है, प्रोग्रेसिव है, अगर सोसाइटी का हर एक पार्ट एक साथ काम करे और प्रॉपरली फंक्शन करे और स्टेबिलिटी लाए। देन आते हैं सेंट साइमन। सेंट साइमन क्या कहते हैं? ही ऑल्सो एम्ब्रेस मॉडर्निटी। ये भी एक प्रोग्रेसिव व्यू रखते हैं मॉडर्निटी को लेकर, और ये कहते हैं कि मॉडर्निटी से सोशल प्रोग्रेस आएगी। सेंट साइमन कहते हैं कि अगर जो भी साइंटिस्ट हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को वाइजली मैनेज करें, प्रॉपरली मैनेज करें, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस या ये जो मॉडर्निटी है, इससे पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है और एक इक्वल सोसाइटी बन सकती है। तो ये भी प्रोग्रेसिव व्यू रखते हैं। ये मॉडर्निटी को एज अ चांस ऑफ, सोचते हैं कि ये कहते हैं कि मॉडर्निटी से एक सोशल प्रोग्रेस आएगा। अगर ये साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कहते हैं कि अगर साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, इसको वाइजली मैनेज कर लें, तो इससे बहुत ज्यादा पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है और एक इक्वल सोसाइटी क्रिएट हो सकती है। नाउ कम्स मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर थोड़ा बहुत क्रिटिकल थे मॉडर्निटी को लेके, और वो जो प्रोग्रेस हो रही थी उसको इन्होंने एक्नॉलेज किया, उसको लेकर ये जो प्रोग्रेस सोसाइटल में प्रोग्रेस हो रही थी वो इनको सही लगी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि इंसान एक आयरन केज में बनता जा रहा है, आयरन केज में बंधता जा रहा है। ये कह रहे हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसीज आ रही हैं और जो ये एम्फोसिस है एफिशिएंसी पे, ये इंडिविजुअल को एक रिजिड सिस्टम में ट्रैप कर देगी, जिसको ये कहते हैं आयरन केज। तो इनको ही फेयर्ड कि मॉडर्निटी पर्सनल फ्रीडम को और क्रिएटिविटी को लिमिट कर देगी। जो प्रोग्रेस हो रहा है सोसाइटी में उसके लिए ये अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उसके लिए मॉडर्निटी को बिल्कुल एम्ब्रेस करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये इस मॉडर्निटी की वजह से जो एक एम्फेसिस है एफिशिएंसी पे, इससे एक रिजिड सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल एक रिजिड सिस्टम में ट्रैप हो जाएगा, जिसे वो आयरन केज कहते हैं। और ये फेयर करते हैं कि मॉडर्निटी आपकी पर्सनल फ्रीडम और क्रिएटिविटी को लिमिट कर देगा। तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स का मॉडर्निटी को लेकर। अब ये है पीडीएफ। पीडीएफ में बिल्कुल वही लिखा है, पहले मॉडर्निटी जो मैंने आपको बताया है वो है, उसके बाद मॉडर्निटी क्या होता है, refers to the rapid social, economical, political, cultural changes that occurred primarily in 18th century Europe, driven by commercial and scientific revolution from 14th to 18th centuries. These changes influenced medicine, art, literature, astronomy, navigation, chemistry, philosophy, reshaping the society. यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर के अलावा आप ये लिख सकते हैं, पूरा सब लिख देना। सोशल हो रहा है, साइंटिफिक हो रहा है, पॉलिटिकल हो रहा है, आइडियोलॉजिकल हो रहा है, कल्चरल हो रहा है, इकोनॉमिकल हो रहा है, सोसाइटल लेवल पे हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे भी आप लिख सकते हैं। देन आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी, पॉलिटिकल मॉडर्निटी वी हैव सीन, उससे रिलेटेड थिंकर्स वी हैव सीन। इकोनॉमिक मॉडर्निटी हमने देखे, इकोनॉमिक मॉडर्निटी से रिलेटेड थिंकर्स हमने देखे, एडम स्मिथ के बारे में देखा, बेंथम के बारे में देखा, जेएस मिल के बारे में देखा। देन वी हैव कम टू टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी, फिर हमने कल्चरल मॉडर्निटी देखा,
साइंटिफिक मॉडर्निटी देखा। साइंटिफिक मॉडर्निटी में आप अगस्ट कॉम के बारे में भी लिख सकते हैं, सेंट साइमन के बारे में भी लिख सकते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में भी लिख सकते हैं। सोशल मॉडर्निटी देखी हमने और उसकी क्या-क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी में, वो सारी चीजें देखी। फिर मॉडर्निस्ट रिएक्शन में वी हैव टॉक्ड अबाउट अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, टालकोट पार्सन, सेंट साइमन, वेक्स वेबर, सॉरी मैक्स वेबर, इनके बारे में। तो इन थिंकर्स, ये जो थिंकर्स का अगर हम व्यू देखें तो ये वेरी करता है। जहां पर कॉम्टे और साइमन सॉ मॉडर्निटी एज अ फोर्स ऑफ प्रोग्रेस with science and industry driving improvement in society, there are some thinkers who have the critical view. Weber raised concern about the potential downside, particularly loss of personal freedom, the rise of rigid bureaucratic system. Each thinker provide unique insights into how transformation of modernity were reshaping the society. अब कुछ लोगों का ये है कि ये कोर्स कब तक कंप्लीट होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, आई विल ट्राई कि मैं दिसंबर तक इसको कंप्लीट करूंगी। ठीक है, थोड़ा 10-15 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, नीचे तो नहीं होंगे, ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई। मुझे पता है कि आप सब लोगों को जनवरी से अपने प्रीलिम्स की तैयारी करनी होगी, जो 2025 के बच्चे हैं। मैं ट्राई करूंगी पूरा कि दिसंबर तक कंप्लीट करा दूं। ओके, और मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। एक जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरीके से 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, मैं आप लोगों को वैसे पढ़ा रही हूँ। कंटेंट की जहाँ पर बात होगी, मैं आपको बेस्ट दूंगी। मैं कुछ भी सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज नहीं करूंगी। मेरे सोफिस्टिकेशन से आपको सफोकेशन होने लग जाएगा। तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज रख रही हूँ पढ़ाने का। ठीक है, नाउ कम टू द माइंड मैप, मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी में हमने देखा, पहले हमने आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी में का देखा। अब आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी से आपको एकदम आ जाना चाहिए कि आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी क्या होगी। फेथ इन ह्यूमन प्रोग्रेस, साइंस एज अ टूल फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन कंडीशन, रैशनल थॉट और एम्पिरिसिज्म पे फोकस होगा, ट्रेडिशनल बिलीफ को क्वेश्चन किया जाएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर पे होगा। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा, और फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी। देन कम्स पॉलिटिकल मॉडर्निटी। इसमें हमें देखना है कि पॉलिटिक पहले 16 सेंचुरी से पहले किस तरीके की थी। फ्यूडलिज्म था, मोनार्कियल सिस्टम था, चर्च का रोल आई हैव टेल यू इन डिटेल। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स हो रहे थे, राइज ऑफ नेशन स्टेट। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट आया। मेनली पॉलिटिकल मॉडर्निटी में हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने काफी इम्पैक्ट किया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम की बात होने लगी, यूनिवर्सल लॉज के बारे में बात होने लगी, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात होने लगी, ओवरथ्रो ऑफ मोनार्की एंड ई स्टेट सिस्टम के बारे में बात होने लगी। ये सारी चीजें पॉलिटिकल मॉडर्निटी में हमने देखा था कि कुछ चेंजेस भी आ रहे थे कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये जो शिफ्ट है, इससे एक अनार्की की सिचुएशन हो गई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम मॉडर्न कॉम्प्लेक्स, ये जो मॉडर्न स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर आ रहा है, इसमें कैसे अडेप्ट करें। फिर की थिंकर्स हमने देखे, थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जॉन लॉ के नेचुरल राइट्स के बारे में बात करते हैं एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात करते हैं। वोल्टेयर टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजियस टॉलरेंस, रूसियो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जनरल विल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में देखते हैं। मोंटेस्क्यू इज वेरी फेमस फॉर सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ थ्री ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैकियावेली का हमने प्रैग्मेटिज्म इन पॉलिटिक्स के बारे में बात किया। फिर उसके बाद इकोनॉमिक मॉडर्निटी हम देखेंगे, मेनली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, फैमिली स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रही है, एक्सटेंडेड फैमिली से अब न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है मेकेनाइजेशन की वजह से, जिससे क्या हो रहा है कि फास्टर और चीपर गुड्स हो रहे हैं और इससे हमारा ग्लोबल ट्रेड हो रहा है। एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ गए, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ गए, राइज ऑफ मिडिल क्लास। लेकिन प्रॉब्लम भी है, अलग लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पोवर्टी है, डिजीज है, स्लम्स बढ़ रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी चेंजेस भी हो रहे हैं। The key thinkers we have seen कि इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक मॉडर्निटी को इन लोगों ने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया, अपनी राइटिंग्स में इन्होंने क्या क्या लिखा। एडम स्मिथ ही एडवोकेटेड फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी, डिविजन ऑफ लेबर, he had given the concept of invisible hand, राइट। देन जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट है। एक फेलिसिफिक कैलकुलस है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इससे ये मेजर करते हैं, ये एक
इनका प्लेजर और हैप्पीनेस को मेजर करने का तरीका था क्वांटिफाइबल। हमने देखा था कि प्लेजर और हैप्पीनेस को ये क्वांटिटेटिव हेडोनिज्म के तौर पे देखते थे, तो ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये उसको ही मेजर करने के लिए एक मेथड है। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल पर्सनल फ्रीडम की बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट की बात करते हैं, और यहाँ पे क्वालिटेटिव हेडोनिज्म की बात करते हैं। ये कहते हैं कि आपका प्लेजर ऐसा होना चाहिए, इस तरीके की पॉलिसीज होनी चाहिए जो आपको प्लेजर मिले, वो आपको प्लेजर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से मिले, कल्चरल ग्रोथ से मिले। ठीक है, यहाँ पर ये बात करते थे मटेरियल वेलबींग की बात करते थे। यहाँ पे इनकम, पावर, इन सब पे फोकस होता था। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी को आप डायरेक्टली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दिमाग में रख के लिखिए। मास प्रोडक्शन हुआ, स्टीम पावर ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, अर्बनाइजेशन, रैपिड सिटी ग्रोथ, कम्युनिकेशन। इससे क्या हुआ कि रैपिडली आपकी इंफॉर्मेशन स्प्रेड होने लगी। सोशल इम्पैक्ट्स भी हमने देखे थे कि पुअर वर्किंग कंडीशन, चाइल्ड लेबर, ये सारी चीजें हो रही थी। कल्चरल मॉडर्निटी पे जब हम आते हैं तो हमारा वे ऑफ लाइफ, कल्चर हमारा क्या होता है, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ, यही हमारा कल्चर होता है, वो पूरा चेंज हुआ। इंडिविजुअलिज्म आया, पर्सनल फ्रीडम की बात हुई, क्रिएटिविटी सेल्फ एक्सप्रेशन की बात हुई। क्रिएटिविटी सेल्फ एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो हमने देखा था माइकल एंगेलो स्कल्प्टेड द स्टैच्यू ऑफ डेविड। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने मोनालिसा को पेंट किया। लास्ट सपर, इनके कुछ वर्क्स हैं। फिर ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट लिटरेचर फॉर्म, सेक्युलराइजेशन हुआ। अब क्या हुआ कि पहले क्या था कि रिलीजन को ही देखा जाता था कि रिलीजन से ही सोसाइटी में एक ऑर्डर आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगी। सेक्युलराइजेशन जिस तरीके से सोसाइटी का हुआ, तो उन्होंने बोला और भी चीजें हैं, इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है, नॉर्म्स का रोल होता है, लॉज का रोल होता है, जिससे सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है। इंस्टीट्यूशन जैसे आपका लॉ हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कोर्ट्स हो गए, पुलिस हो गए, इन सब के बारे में बात करें तो फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स एंड लॉज, डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस। फिर साइंटिफिक मॉडर्निटी की तरफ जब हम जाते हैं तो ग्रोथ ऑफ एम्पिरिसिज्म, साइंटिफिक मेथड, एडवांसेस इन फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मेडिसिन। नाउ द प्रेफरेंस वाज ऑन ऑब्जेक्टिविटी ओवर सब्जेक्टिविटी, रैशनल साइंटिफिक थिंकिंग की बात होती है। तो सोशल मॉडर्निटी में अगर हम देखें तो क्या की चेंजेस हुए, अर्बनाइजेशन, चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फैमिलीज इवॉल्व हुई, जेंडर रोल्स इवॉल्व हुए, राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, जेंडर इक्वालिटी की बात हुई। सोशल, लेकिन इम्पैक्ट अलग भी था, एक नेगेटिव भी था कि सोशल फ्रेगमेंटेशन हुआ। अब वो बॉन्डिंग नहीं रह गई थी जिस तरीके से ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल कम्युनिटी में थी, एक बॉन्डिंग रहती थी, वो अब बॉन्डिंग यहाँ नहीं रही। ठीक है, तो एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई। इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी टू स्टडी पॉवर्टी, क्राइम, इनइक्वालिटी। फिर इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, रीडेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, पावर और वेल्थ, एनालाइजेस सोशल क्राइसिस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, जिससे सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन का इमरजेंस हुआ। फिर मॉडर्निस्ट रिएक्शन में हमने देखा अगस्त कॉम क्या कहते हैं। इन सब लोगों ने एक तरीके से मॉडर्निटी को एज अ प्रोग्रेसिव व्यू देखा, इन्होंने सबने एक प्रोग्रेसिव व्यू दिया। मैक्स वेबर थोड़ा बहुत उनको कंसर्न था अबाउट कि इससे एक आयरन केज के बारे में उन्होंने बोला, वो थोड़ा बहुत कंसर्न था, लेकिन ओवरऑल उन्होंने भी मॉडर्निटी को एम्ब्रेस किया, एज अ पॉजिटिव नोट पे उन्होंने उसको देखा। नाउ यहाँ पर हमारा मॉडर्निटी जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी हम जो काउंटर एनलाइटनमेंट मूवमेंट आया, काउंटर एनलाइटनमेंट थिंकर्स, ये तो हमने उन थिंकर्स के बारे में देखा जिन्होंने मॉडर्निटी को एम्ब्रेस किया, एक प्रोग्रेसिव व्यू के तौर पे देखा। लेकिन अब कुछ ऐसे भी थिंकर्स होंगे जो मॉडर्निटी को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, वो बोलेंगे कि गो बैक टू द पास्ट, वो पास्ट को वापस लाने की बात करेंगे। ठीक है, पास्ट को ग्लोरीफाई करेंगे। उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए अच्छे से, और प्लीज, आपको आंसर लिखने के लिए कहा था, आप लिखिए। ठीक है, अपनी इंगेजमेंट दिखाइए। मेरा काम पढ़ाना है और और आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना है। लेकिन आपका भी कुछ काम है, एक चीज की कमी है, ट्रस्ट की कमी है। ठीक है, आपको वो मुझ पे दिखाना पड़ेगा। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, थोड़ा आप मेरे को, बस मैं आपसे कितना कह रही हूँ, मैं कभी आपको ये नहीं बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मैं कभी ये नहीं बोलती। लेकिन मैं बस इतना बोलूंगी कि प्लीज शो सम ट्रस्ट इन मी। आप सिर्फ, मैं आपसे सिर्फ एक ट्रस्ट की बात कर रही हूँ। आप मत करो लाइक, मत करो शेयर, मत करो कमेंट, आपकी मर्जी है।
आप देखो इसको, आपको अच्छा लग रहा है, इससे अगर मैं आपको कुछ एक अच्छा प्रोवाइड कर पा रही हूँ, आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, अच्छी बात है। लेकिन बस मैं इतना बोलूँगी कि आप अपना ट्रस्ट मेरे पे दिखाइए। ओके? थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाय।